भारत के इतिहास में ना कुछ कहानियां बहुत बड़ी होती हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं गुम हो जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली राजवंश की कहानी को समझेंगे जिन्होंने दक्कन के पठार पर राज किया, राष्ट्रकूट। इन्होंने सिर्फ एक बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। जरा 8वीं शताब्दी के भारत के बारे में सोचिए। उत्तर भारत में बड़े बड़े साम्राज्य आपस में लड़ रहे थे कन्नौज पर कब्जे के लिए। लेकिन उसी वक्त दक्षिण में दक्कन के पठार पर एक नई शक्ति, एक नई ताकत उभर रही थी। वो शक्ति जिसने अगले 200 सालों के लिए उस पूरे इलाके की तकदीर लिख दी। तो सवाल ये है कि ये लोग थे कौन? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे राष्ट्रकूटों ने एक नई शक्ति के तौर पर अपनी पहचान बनाई और दक्कन पर छा गए। देखिए, हर महान साम्राज्य की कहानी एक दूरदर्शी शासक से शुरू होती है। राष्ट्रकूटों के लिए वो शासक थे दंतीदुर्ग। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेत में, जो आज के शोलापुर के पास है। और बस यहीं से एक नए दौर का आगाज हुआ। राष्ट्रकूट शुरू से ही अपनी फौजी ताकत के लिए जाने जाते थे। मतलब उन्होंने सिर्फ उत्तरी महाराष्ट्र पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि उत्तर में गुजरात और मालवा तक हमले किए, और दक्षिण में तो चालुक्य, पल्लव और पांड्य जैसी बड़ी बड़ी शक्तियों को सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने एक बात साफ कर दी थी कि वो यहां सिर्फ रहने नहीं, राज करने आए हैं। हर राजवंश का एक सुनहरा दौर होता है, एक गोल्डन एज। राष्ट्रकूटों का ये दौर दो ऐसे राजाओं ने बनाया जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक की ताकत उसकी तलवार थी तो दूसरे की कलम। एक योद्धा राजा और एक विद्वान राजा। ये हैं वो दो महान शासक। एक तरफ गोविंद तृतीय, एक विजेता जिसने अपनी तलवार के जोर पर साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर तक फैला दिया। और दूसरी तरफ उनके बाद आए अमोघ वर्ष, एक लेखक और एक निर्माता जिसने कला और संस्कृति से साम्राज्य की जड़ों को और मजबूत किया। अब गोविंद तृतीय की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो ये सुनिए। उस जमाने के एक शिलालेख में लिखा है कि उन्होंने पल्लवों को मुरझा दिया। सोचिए जरा इस लाइन को। सिर्फ हराया नहीं, बल्कि जैसे कोई फूल मुरझा जाता है वैसी हालत कर दी। ये थी उनकी ताकत। और फिर आते हैं अमोघ वर्ष। इन्होंने पूरे 64 साल राज किया। सोचिए, 64 साल, ये कितना लंबा वक्त होता है। जहां गोविंद तृतीय की रणनीति तेजी से जीत हासिल करने की थी, वहीं अमोघ वर्ष ने साम्राज्य को स्थिरता और एक सांस्कृतिक पहचान देने पर अपना ध्यान लगाया। अमोघ वर्ष की बात ही अलग थी। वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि खुद एक लेखक थे। उन्होंने काव्य शास्त्र पर कन्नड़ भाषा की पहली किताब लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत को इतना आलीशान बनाया कि कहा जाता था कि वो स्वर्ग में इंद्र के शहर को भी मात देती है। तो सवाल यह है कि जब ये साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था, तो बाहर की दुनिया की नज़र में कैसा था? चलिए इसे एक विदेशी यात्री की नज़रों से देखते हैं। 10वीं शताब्दी में एक अरब यात्री थे अल मसूदी। वो भारत आए और उन्होंने जो देखा वो लिखा। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रकूट राजा भारत का सबसे महान राजा है और भारत के ज़्यादातर राजा उसे अपना स्वामी मानते हैं। ये किसी दरबारी कवि की लिखी बात नहीं थी। ये एक विदेशी यात्री का आंखों देखा हाल था। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? लेकिन इतिहास का एक नियम है, जो चीज़ बुलंदी पर पहुंचती है वो नीचे भी आती है। और राष्ट्रकूटों का पतन वो बहुत ही अचानक और बहुत तेजी से हुआ। गिरने से ठीक पहले एक आखिरी चिंगारी चमकी। एक आखिरी महान शासक, कृष्ण तृतीय। उन्होंने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया। सोचिए, 949 ईस्वी में दक्षिण में चोलों को हराकर रामेश्वरम में जीत का एक स्तंभ बनवाया। ऐसा लग रहा था मानो अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, 949 में साम्राज्य अपने शिखर पर था। फिर 963 में कृष्ण तृतीय की मृत्यु हो गई और कोई मजबूत नेता नहीं बचा। और फिर सिर्फ 9 साल बाद 972 में उनकी शानदार राजधानी मालखेट को लूटकर जला दिया गया। बस 2 दशक से भी कम समय में 200 साल पुराना साम्राज्य राख बन गया। लेकिन सवाल यह है कि जब एक साम्राज्य मिट जाता है तो क्या उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है? शायद नहीं। राष्ट्रकूटों की असली विरासत उनके किलों और राजधानियों से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई। उनकी असली विरासत वो 3 चीजों में आज भी सांस लेती है। उनकी धार्मिक सहिष्णुता, कला और साहित्य के लिए उनका प्यार, और उनकी बनाई हुई वो अविश्वसनीय वास्तुकला।
सोचिए, वो एक ऐसा जमाना था जब धर्म के नाम पर लड़ाइयां आम थीं, पर राष्ट्रकूट वो बिल्कुल अलग थे। उन्होंने सिर्फ हिंदू और जैन धर्मों को ही नहीं, बल्कि मुस्लिम व्यापारियों को भी अपनी मस्जिदें बनाने और अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी दी। ये सिर्फ दिल की बड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत ही स्मार्ट सोच भी थी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। उनका दरबार समझिए एक संगम जैसा था। वहां संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान थे, तो आम लोगों की भाषाओं जैसे प्राकृत और अपभ्रंश के कवियों को भी उतना ही सम्मान मिलता था। और जैसा हमने देखा ही, राजा अमोघवर्ष तो खुद कन्नड़ साहित्य के एक महान लेखक थे। और शायद उनकी सबसे शानदार विरासत वो है जिसे आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। एलोरा का मशहूर कैलाश मंदिर। ये कोई ईंट पत्थर से बना मंदिर नहीं, ये एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया एक अजूबा है, जिसे राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। आज भी दुनिया इसे देखकर हैरान रह जाती है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, किसी साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है? उसकी फौजी जीत या वो विचार और कला जो वो पीछे छोड़ जाता है? राष्ट्रकूटों का साम्राज्य तो सदियों पहले खत्म हो गया, लेकिन उनकी सहिष्णुता, कला और साहित्य की विरासत आज भी हमें रास्ता दिखाती है। और शायद यही एक साम्राज्य की असली जीत है।